ये नया चैप्टर है और सेंटर ऑफ मास और रोटेशन आप सोच सकते हो कि आज 1 दिसंबर है ना, दिसंबर जनवरी दोनों यही चलेंगे। लंबे चैप्टर्स हैं दोनों अपने आप में, और ऑलमोस्ट 40% वेटेज ये कवर करते हैं बाकी टॉपिक्स को मिलाकर। पूरी फिजिक्स का 40% यही दोनों ले जाएंगे। ये दोनों टॉपिक डायरेक्ट भी आते हैं, इनडायरेक्ट भी, हर एक टॉपिक में इनका यूज़ होता है। आपको पता होगा तो इलेक्ट्रो का नाम सुना है ना, इलेक्ट्रो में भी यूज़ होगा, एसएचएम में भी यूज़ होगा, वेव में भी यूज़ करते हैं इसको, मैग्नेटिज्म में भी यूज़ होता है, कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अच्छे टॉपिक्स है ये, अच्छे से पढ़ना, मन लगा के। मैं ट्राई करूँगा पूरी चीज़ें अच्छे से बताने को। तो ये चैप्टर पढ़ना है तो कुछ चीज़ें आपको आनी चाहिए, साइड बाय साइड करते रहिए। एनएलएम आपको आना चाहिए अच्छा, एनर्जी का अच्छा मतलब एफबीडी बनाना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आनी चाहिए, फ्रिक्शन आना चाहिए, और बेसिक काइनेमेटिक्स आना चाहिए। इतनी चीज़ें आएंगी तो चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएगा। नहीं तो, और इंटीग्रेशन तो इम्पोर्टेंट है, ये नहीं आएगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आप तैयार करते रहिए, ना आए तो पूछिए। सेंटर ऑफ मास टॉपिक का नाम है। थ्योरी बहुत कम है इसके अंदर, छोटी छोटी सी थ्योरी है, क्वेश्चंस ज़्यादा रहेंगे। सबसे पहले ये बताओ सेंटर ऑफ मास क्या होता है। मास का सेंटर, इसका मतलब हाँ, वो कंसंट्रेटेड होते हैं एक पॉइंट पे। होते हैं कि खाली लगता है ऐसा, हो भी सकते हैं और लगता भी है। क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर ही रहेगा? सरफेस पे भी हो सकता है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। जैसे रिंग के केस में सेंटर पे होता है और वहाँ पे कुछ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास में लाई इनसाइड ऑफ द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी, दोनों केसेस वैलिड होते हैं। अगर मुझे डिफाइन करना है सेंटर ऑफ मास, तो मैं अभी तक जो आपने बोला वो बेसिक डेफिनेशन में है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, center of mass of a body is a point where the entire mass of the system is concentrated। ये कौन सी डेफिनेशन है? वो जो बेसिक आप जानते हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये बुक है, मैं 5 जगह पे ऐसे अपने फिंगर्स को रख रहा हूँ। ये 5 ही खाली आप समझो, ये 5 पॉइंट्स हैं। लेट से ये थंब वाला पॉइंट ए, बी, सी, डी और ई। अब ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंट पर मैंने कितना फोर्स लगाया है? मान लो 1 न्यूटन लगा दिया। कितना फोर्स लगाया है? 1 न्यूटन एट ईच पॉइंट, जितने पॉइंट्स है सब पे। उसके इफेक्ट से हो क्या रहा है? ग्रेविटी को एनकाउंटर कर दे रहा है। ये ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। बाय डिफॉल्ट अगर मैं इस बुक को यहाँ छोड़ दूँ तो क्या होगा? नीचे गिरेगा। तो क्या मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट जो भी फोर्स लगाया वो ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा दिया है और उसने इसको रोक दिया? हाँ ना। अगर मैं एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां पर अभी क्या हुआ है, 5 न्यूटन फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक पॉइंट पर, एक ऐसा पॉइंट ढूंढूं जहां पर यही 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं और बॉडी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? अब वो पॉइंट मैं ढूंढता हूं। मैं थंब से स्टार्ट करता हूं अपने। अगर मैं पूरा फोर्स थंब पर लगाऊं तो क्या ये रुक सकता है? क्या गिरने लगेगा? यहाँ लगाऊं तो ऐसे ढूंढते ढूंढते हर एक पॉइंट पे नहीं रोक सकता मैं। ढूंढते ढूंढते एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे मैं वो 5 फोर्स एक साथ लगा दूं, तो ये वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है कि पहले भी रेस्ट में बना था, अब भी रेस्ट में बना है। तो जिस पॉइंट पे ये 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। समझ में आया? तो सेंटर ऑफ मास क्या बता सकते हैं हम लोग कि सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट एट विच वी अप्लाई द फोर्स, देन इट विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट वॉज प्रोड्यूसिंग बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। समझ में आया क्या?
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम पे जो फोर्स लगा रहे हो वही यहाँ पर भी लगाने पे सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। इसको निकालने का तरीका है, जैसे मान लो ये पेन है, पेन में मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए, मैं दोनों एंड से, हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है और होता नहीं है जल्दी, आप ऐसे दोनों हैंड से लाइन को आगे यहाँ से हाथ आगे बढ़ाते हो बढ़ाते हो बढ़ाते हो, जहाँ पे आपकी उंगलियाँ जुड़ेंगी ना वही पॉइंट क्या होगा आपका, यहाँ जुड़ रही है ना, तो ये जो पॉइंट है ये सेंटर ऑफ मास है। अगर मैं अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाऊं तो क्या इसको गिरने से रोक सकता हूँ? और उतना पूरा फोर्स अगर मैं इसी पॉइंट पे लगाऊं तो भी वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, एक उंगली से रोक पाओगे। और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, आप कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको मूव करा सकते हैं तो ज़िंदगी में नहीं गिरेगा, कहीं भी लेके जाइए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाता है इसका, सेंटर ऑफ मास। और ये कर क्या रहा है, वही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है जो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाने से मिल रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन है। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सेंटर ऑफ मास में जो पॉइंट बोल रहा हूं मैं एक एक करके पहले लिख लीजिए। इट इज अ पॉइंट पॉइंट वाइज लिखते रहना, हाँ, at which the entire mass of the system is concentrated. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, it may lie inside or outside the body. नेक्स्ट पॉइंट और लिख लो, it will produce the same effect by applying the total force at this point as it was producing by applying forces on different particles. डिफरेंट पार्टिकल्स मैंने आपको बता भी दिया, एक्सप्लेन किया कैसे होता है। हाँ, डिफरेंट पार्टिकल मतलब डिफरेंट पॉइंट, पार्टिकल से ही पूरा मास सिस्टम बनता है ना, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू सिस्टम। तो अलग अलग पॉइंट पे फोर्स लगाओगे तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जो सिस्टम बनता है कोई भी, पहले ये समझो, ये दो तरह से बनता है। आप हीट थर्मो का सिस्टम पढ़े हैं ना, ये सिस्टम थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे हम दो तरह के बॉडी को पढ़ते हैं। एक होता है डिस्क्रीट बॉडी। कौन सी बॉडी? या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिस्टम की जगह पे बॉडी लिखो, आप सिस्टम में कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं बॉडी लिख रहा हूँ। एक डिस्क्रीट बॉडी होगी और दूसरी होती है कंटिन्यूस बॉडी। डिस्क्रीट बॉडी किसको बोलते हैं? मान लो एक पॉइंट मास को मैंने यहाँ रख दिया, दूसरे पॉइंट मास को यहाँ रखा, तीसरे पॉइंट मास को यहाँ रखा, चौथे को यहाँ रख दिया,
5वें को यहाँ रख दिया और इन सबको एक पतले से धागे से बांध दिया, मास्टर स्ट्रिंग जिसको बोलते हो, कुछ इस तरह से बांध सकता हूँ ना मैं ऐसे। अब मेरे पास कहाँ कहाँ पे मासेस हैं, खाली कॉर्नर्स पे ही दिख रहे हैं ना, क्या इस जगह पे कोई मास है? नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट। और कंटिन्यूअस क्या होता है? ये पूरा रॉड, ये पेन देख रहे हो, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, यहाँ भी मास है, हर एक पॉइंट पे मास है। रिजिड बॉडी जिसको बोलते हो उनको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। जैसे रिंग क्या है? हाँ, मतलब इतने पार्ट का भी मास होगा, ये पार्ट का भी, ये पार्ट का, ये पार्ट का, ये पार्ट का, ये पार्ट का, ये सारे पॉइंट मासेस है ना। कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस इज कॉल्ड डिस्क्रीट मास सिस्टम। और अगर पूरे उस पे अलग अलग पॉइंट पे मास बटा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। चेन क्या है? डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस। डिस्क क्या है? पॉइंट मासेस अगर कॉर्नर पे रखे होंगे तो डिस्क्रीट है, और पूरे सिस्टम पे अगर मास आ रहा है तो वो कंटिन्यूअस। याद रहेगा? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, दिस इज कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स। और जो भी फार्मूले हम पढ़ते हैं ना वो सब डिस्क्रीट के लिए ही पढ़ते हैं, चाहे F = ma पढ़ते हो, V = u + at पढ़ते हो, या फिर जितने भी इक्वेशन अभी तक पढ़े हो वो सब हम किसके लिए पढ़ के आए हैं? इसीलिए हमें एलिमेंट लेना पड़ता है। एलिमेंट लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि पूरी फिजिक्स में जो भी फार्मूला पढ़ते हो ना, अभी तक जो पढ़ा आपने, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं इसको, इन सब में हम पॉइंट मासेस के लिए पढ़ते हैं। F = ma, क्योंकि जब न्यूटन साहब बना रहे थे ना तो भूल गए थे कहाँ कहाँ फोर्स लगाना है। सारे फोर्सेस को उन्होंने सेंटर ऑफ मास पे लगाया था। कहाँ लगाया था फोर्सेस को? सेंटर ऑफ मास पे। तो ये सेंटर ऑफ मास का ही पॉइंट है जो आपको दिख रहा है, F = ma p mv। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस प्लेस्ड एट कॉर्नर्स होते हैं, अगर मुझे इसमें NLM का कॉन्सेप्ट लगाना हो या कंटिन्यूअस बॉडी में NLM का कॉन्सेप्ट लगाना हो तो आप क्या करोगे? क्या कंटिन्यूअस बॉडी पे NLM का कॉन्सेप्ट इजीली एप्लीकेबल है? नहीं। कैसे अप्लाई कर सकते हो उसको? सेंटर ऑफ मास ढूंढकर। और सेंटर ऑफ मास के लिए भी जो फार्मूला पढ़ोगे कैसा होगा? वो पॉइंट मास के लिए। तो कंटिन्यूअस बॉडी को पॉइंट मास में कन्वर्ट करने के लिए, पॉइंट बॉडी में कन्वर्ट करने के लिए हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग एलिमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ टेकिंग एलिमेंट। मैं कराऊंगा आपको। यहां क्या होता है? द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट ईच पॉइंट। जैसे एग्जांपल में मैं स्फीयर ले लेता हूँ, रिंग ले लेता हूँ, एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास हर एक जगह पे है। तो ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस की पहचान होती है। हाँ, हर जगह मास होगा। अरे भाई, ये पूरा तुम्हारा रिंग है, इसके हर जगह पर अगर मैं बोलूँ रिंग का मास m है तो क्या ये पूरे का मास m है? अगर मैं इतना छोटा सा पार्ट ले लूं, dm जिसको बोलोगे, तो ये तुम्हारा पॉइंट मास हो गया, क्योंकि अब ये मास खाली इसी पॉइंट का फैला हुआ नहीं हर जगह पे। डीएम मास इतने इतने पॉइंट्स का ही होगा। ठीक है, तो पॉइंट मास मतलब पॉइंट मास भी एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन उसका रेडियस टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाता है, मतलब बहुत छोटा। तो उसको मैं मान सकता हूँ कि पूरा मास जो है वो इसी पॉइंट पे। ठीक है, तो ऐसा कोई ये हमने बना दिया, ऐसा कोई
डिफ्रेंसिएशन, क्लियर डिफ्रेंसिएशन है नहीं कंटिन्यूस और डिक्रीज में, क्योंकि जो डिस्क्रीट बॉडी है अल्टीमेटली वो भी कंटिन्यूस का ही पार्ट है, लेकिन उसका रेडियस बहुत छोटा हो गया, उसके डायमेंशंस बहुत छोटे हो गए हैं। जब किसी बॉडी का डायमेंशन टेंडिंग टूवर्ड जीरो हो जाता है तो बॉडी पॉइंट मास बन जाती है। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका अगर मास जो है वो टेंडिंग टूवर्ड जीरो गया तो कैसे हो जाता है वो पॉइंट मास, और उसी पॉइंट मास को हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट सिस्टम में, कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस। ठीक है, कुछ और चीज़ें इसमें फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आता है मोमेंट, अभी मैं लिखना मत इसको, मोमेंट वर्ड कहीं भी आ गया तो आपको आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जैसे आप देखो तो मोमेंट ऑफ फोर्स बड़ा होगा, ये तो आईसीसी वालों ने मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, टॉर्क बोलते हैं ना इसको, क्या लिखते हो आर से मल्टीप्लाई कर देते हो। मोमेंट ऑफ मोमेंटम, जिसको एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हो आगे जाके, मोमेंट ऑफ मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी। तो जहां पर भी मोमेंट वर्ड यूज आ जाए उसका मतलब होता है पोजीशन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना, और अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, वेक्टर से। समझ में आया? तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ना वो भी यही बोलता है कि मैंने क्या अभी जो लिखा आप लोगों ने डेफिनेशन, कि वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लगाने से आपको इफेक्ट मिलेंगे, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो अलग अलग पॉइंट पे फोर्सेस लगाने से आपको जो इफेक्ट मिल रहा है वही मिलेगा अगर मैं एक पॉइंट पे फोर्स लगा दूं। इसका मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल फोर्स लगा रहे हो उसका जो भी मोमेंट होगा, उसका जो भी मोमेंट होगा वो इंडिविजुअल पॉइंट्स के मोमेंट के बराबर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो ये छोटी छोटी बातें, इनसे तुम्हारा सवाल नहीं बनता, ये खाली कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए सवाल होते हैं। ये सब पहले जब इंटरव्यू हुआ करते थे केवीपीवाई में, जानते हो केवीपीवाई क्या है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ये उसका नाम था। ये बहुत अच्छा पेपर था, 11th और 12th में हुआ करता था। इस पेपर के दो फायदे थे, एक तो इसके थ्रू आपको जो आईसर होते हैं ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईसर, नाइसर, आईआईएससी, इन सब में एडमिशन्स मिलते थे, इसरो में डायरेक्ट जाने के चांसेस मिलते थे। और दूसरा ये था कि अगर आपने 11th 12th में पास किया तो आपको जब तक 25 साल के नहीं हो गए या जब तक जॉब नहीं मिला, दो में से जो भी पहले हुआ, आपको 5,000 रुपये हर मंथ गवर्नमेंट देती थी, 5,000 पर मंथ। और उसमें क्या था, एक तो तुम्हारा रिटन एग्जाम होता था, उसके बाद में इंटरव्यू हुआ करता था, और इंटरव्यू में वो तुमसे ये नहीं पूछते ये क्वेश्चन लो सॉल्व कर दो, वो ऐसे ही चीज़ें पूछते थे जो आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को दिखाते कि आप साइंटिस्ट बनने जा रहे हैं, आपका बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कैलकुलेशन हर जगह काम नहीं करती ना, तो वो बेस देखते थे। तो मैं तुम्हें अल्टीमेटली अभी भी बहुत सारे पेपर हैं इंडिया में नहीं, अगर आप अब्रॉड एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ आपका इंटरव्यू होता है, जैसे कंडीशनल ऑफर्स जिसको बोलते हैं। अगर मान लो कंडीशनल ऑफर आ गया, कोई जा रहा है पढ़ने, मान लो कोई बर्मिंघम यूनिवर्सिटी जा रहा है पढ़ने, या किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन जा रहा है अंडर ग्रेड करने, तो उनको बोलते हैं कि 90% आपके 12th बोर्ड में आने चाहिए, लेकिन मान लो आपके 88 आ गए, तो आप एक चांस आपके पास होता है कि आप पर्सनल इंटरव्यू दीजिए। आप पर्सनल इंटरव्यू पीआई में जाएंगे तो पीआई के थ्रू आप जा सकते हैं, और पीआई में तो वैसे तुमसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जो अभी आप कर रहे हो, बेसिक्स, इससे सवाल सॉल्व नहीं होंगे लेकिन क्लैरिटी अच्छी आती है कि आपको फार्मूला कहाँ से आया आप जान पाओ। आपकी बुक में ये चीज़ें नहीं लिखी होती, आपकी बुक में डायरेक्टली आप देखे होंगे तो एक फार्मूला लिखा होता है। अगर घर पे सेंटर ऑफ मास कभी खोल लिया हो तो ये फार्मूला लिख के बोलते हैं सेंटर ऑफ मास का लोकेशन इससे ही निकालते हैं। क्यों निकालते हैं वो नहीं बताया, कहाँ से आया, तो वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिहाइंड द सीन ये आया कहाँ से फार्मूला। समझ में आ रहा है? जो अभी मैंने लिखवाया उसमें क्या लिखवाया कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे टोटल फोर्स अप्लाई कर दो, जो अलग अलग पार्टिकल पे अप्लाई कर रहे हो तो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो पहले कर रहा था। मतलब पहले जो मोमेंट था बॉडी का, इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंट का सम इज इक्वल टू इंडिविजुअल बॉडीज के इंडिविजुअल बॉडीज के मोमेंट का सम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, तभी तो जीरो हो जाएगा ना, नेट जीरो होना चाहिए। तो ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास डिफाइन करने का एक बेसिक टेक्निक है, ये आप लिख चुके होंगे। तो
अब हम वही निकालना सीखेंगे। इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटते हैं। पहला पार्ट होता है लोकेशन निकालना, सेंटर ऑफ मास कहाँ एग्जिस्ट करेगा, और दूसरा पार्ट होता है उसके मोशन पे बात करना। तो अभी हम पहला पार्ट कर रहे हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हम पढ़ने वाले हैं, इसका जो पहला टॉपिक है। और इस लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को भी दो पार्ट में बांटते हैं। पहला होता है फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, किसके लिए होता है, और ये डिस्क्रीट सिस्टम से ही बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट कंटिन्यूअस के लिए कोई फार्मूला तो है नहीं, फार्मूला कहाँ से चालू होता है, डिस्क्रीट से। कहाँ से, तो डिस्क्रीट से हम कंटिन्यूअस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो डिस्क्रीट में क्या होता है, अभी जो मैंने बताया वही मैं यहाँ लिखूंगा कि मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, हाँ COM बोलूंगा मैं इसको, सम ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस। ठीक है, क्या कह रहा है ध्यान से देख लो, फिर लिखने के लिए टाइम मिल जाएगा तुम्हें। मान लो ये अपना एक पॉइंट है जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बता रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना, कि सेंटर ऑफ मास चेंज होता है क्या किसी बॉडी का, नहीं। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, बट द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में चेंज बाय चेंजिंग द रेफरेंस पॉइंट। जैसे ये बॉडी है, अगर इस बॉडी की बात करें, मैं इसको ऐसे दोनों हाथों को ऐसे आगे बढ़ाते जा रहा हूँ, तो यहाँ कहीं पे मुझे सेंटर ऑफ मास मिला है ना, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास है, ये वाला पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ से लिखूंगा तो ये कोऑर्डिनेट है, किसी ने रेफरेंस पॉइंट यहाँ ले लिया, उसके लिए कोऑर्डिनेट ये हो गया, बढ़ गया कोऑर्डिनेट। किसी ने वहाँ लिया तो उसके लिए हो सकता है XY दोनों कोऑर्डिनेट आ जाए। कोऑर्डिनेट जो है, भाई ऐसे चालू कर दो यार, बहुत गर्मी हो रही है। तो कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। अब इन सब सवालों में अगर आपको कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, वैसे 99.9% क्वेश्चंस में आपको बोल देते हैं कि रेफरेंस पॉइंट इसको लेना है। अगर आपको रेफरेंस पॉइंट नहीं बताया है तो आप कहीं भी रेफरेंस पॉइंट मान सकते हैं, आपका आंसर मैच करना होगा। तो अगर बाई डिफ़ॉल्ट हम लेफ्ट साइड में लेते हैं ना यहाँ पर, तो मैच करना होगा तो 19 मतलब हर केस में दिया ही होता है, नहीं दिया होगा तो हमें लेफ्ट एक्सट्रीम पर ले लेना चाहिए रेफरेंस पॉइंट। और तब भी आंसर मैच ना करे फिर आपको ऑप्शन देख के मैच करवाना पड़ेगा। उतना तो समझ जाओगे ना, एक पॉइंट से मिल गया तुम्हें तो बाकी पॉइंट से डिस्टेंस तो निकाल ही लोगे। अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है, टोटल लेंथ L है, मुझे ये मिल गया कि यहाँ में रेफरेंस पॉइंट माना ये x आ गया, ये आपका आंसर नहीं दिया है, तो और कौन से आंसर पॉसिबल हैं, L-x, तो वही देगा। ठीक है, तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है। मेरे पास एक मास यहाँ रखा हुआ है M1, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है R1, वेक्टर में पढ़े हो ना पोजीशन वेक्टर। एक दूसरा मास मेरे पास यहाँ कहीं रखा है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है R2। एक तीसरा यहाँ कहीं रखा है, इसका पोजीशन वेक्टर है Rn, और ऐसे बढ़ता चला गया। एक मास मैंने यहाँ कहीं रख दिया Mn, जिसका पोजीशन वेक्टर कितना है Rn। ये चार मासेस रखे हुए हैं, क्या ये डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूअस है, पॉइंट मासेस है ना, तो कैसे होंगे ये डिस्क्रीट। तो ये चार मासेस रखे हुए हैं, मुझसे पूछा है इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, तो मैं इनके सेंटर ऑफ मास को निकाल सकता हूँ। मैंने क्या बोला अभी, कहीं पर भी एग्जिस्ट कर सकता है सेंटर ऑफ मास। मैं मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास यहाँ आ रहा है, अगर ये सेंटर ऑफ मास है तो यहाँ पे एंटायर मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड ना। अब यही तो बताया, पूरा मास मतलब यहाँ का टोटल मास कितना हो गया, M1 + M2 + M3 अप टू Mn। और इसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल देता हूँ कि दिस इज RCOM। समझ में आया? मुझे इसी RCOM की लोकेशन ही फाइंड करना है, आज का पूरा लेक्चर इसी पे चलेगा। तो इसकी लोकेशन हम कैसे निकालें, तो बहुत सिंपल तरीका है,
सबसे पहले क्या बोल रहा है, मोमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ना, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंट लिखना है, मतलब आर सी ओ एम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दिस, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल मासेस। तो क्या होगा ये, m1 r1 वेक्टर m2 r2 वेक्टर mn rn वेक्टर, यही होगा ना। ठीक, यहां से देखो आर सी एम अपने पास आ गया, आर सी एम क्या आ गया, m1 r1 वेक्टर। ध्यान से देखना मैंने वेक्टर फॉर्म लिखा है सबका, अपॉन में आ जाएगा ये पूरा। अगर मैं चाहूं तो क्या इसको ऐसे, यही है लेकिन मैं थोड़ा लिखने के लिए ना ऐसे लिख सकता हूँ क्या, समेशन ऑफ एम आई आर आई, आई इज फ्रॉम 1 to n, पढ़ा है ना ये, समेशन ऑफ एम आई, मतलब ये क्या है, ये जो ये देख रहे हो ये खाली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको सारे कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे, मास मल्टीप्लाइड बाई पोजीशन वेक्टर का सम अपॉन टोटल मास। तो जो जिसको ऊपर वाला याद रखना है ऊपर वाला याद रखो, उसी वही चीज यहाँ लिखी है, बस याद रखने के लिए फायदा कर दिया गया तुम्हें कि एक समेशन का साइन लगा दो, समेशन मतलब सारे मासेस का सम। अच्छा, ये फार्मूला है, इसमें हमें वेक्टर फॉर्म मतलब आई कैप जे कैप के कैप में रखना पड़ता है। किस में रखना होता है, लेकिन यार आई कैप जे कैप के कैप में रखना हमेशा कन्वीनियंट नहीं होता। 3D फिगर है तो हम आई कैप जे कैप के कैप में रख सकते हैं, हालांकि कोई भी सवाल सॉल्व होता है, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आई कैप और जे कैप लिखने में। तो अगर मान लो m1 का कोऑर्डिनेट हो x1, y1, z1, m2 का कोऑर्डिनेट हो x2, y2, z2, ऐसे mn का कोऑर्डिनेट जो भी है xn, yn और zn। अब मेरा जो सेंटर ऑफ मास होगा उसमें भी तो एक्स वाई जेड तीनों के सेंटर ऑफ मास आएंगे, तो मैं यहाँ ऐसे लिखता आरसीएम में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, m1 x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z2 के कैप, और m2 x2 आई कैप y2 जे कैप z2 के कैप, m3 x3 आई कैप y करते। बाद में जब जोड़ने जाते तो क्या आई कैप वाले को सबको एक साथ जोड़ोगे, जे कैप वालों को एक साथ जोड़ोगे, के कैप वालों को एक साथ जोड़ोगे, अल्टीमेटली तुम कर क्या रहे हो, एक्स कोऑर्डिनेट को एक साथ जोड़ के एक्स का सेंटर ऑफ मास दे रहे हो, वाई कोऑर्डिनेट को एक साथ जोड़ के वाई का सीओएम दे रहे हो, और जेड को जोड़ के जेड का सीओएम दे रहे हो, फिर सबको एक साथ क्लब कर दे रहे हो, तो तुम्हें आर वेक्टर मिल रहा है, एक्स सीओएम आई कैप, वाई सीओएम जे कैप और जेड सीओएम के कैप। तो अगर तुम्हें इसको सेंटर ऑफ मास को ऐसा लिखता हूं, इफ आर सीओएम इज इक्वल टू एक्स सीओएम आई कैप वाई सीओएम जे कैप, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स सीओएम लिखना हो तो भाई सारे आई कैप वाले को जोड़ लो, मतलब सारे एक्स कोऑर्डिनेट को m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। आपकी बुक में शुरुआत यहीं से किया है एक्स सीओएम से, तो इसके पहले जो पढ़ा वो खाली फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पढ़ रहे हो। हम भी यही फार्मूला मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे, लेकिन आया कहाँ से वो बताने के लिए हमने इतना काम किया है। क्या सब किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, फार्मूला यही यूज करेंगे। अब आपको दिख रहा है x1 x2 x3 आ रहा है, यह है क्या, कोऑर्डिनेट्स, तो हमें किस बात पे फोकस करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स पे। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना आपको आना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। सिमिलरली वाई सीओएम बोलो जरा, हाँ बोलो बोलो, बोलने के लिए अच्छा होता है ना ये, और जेड भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये लोकेशन निकालने का फार्मूला है, किसके लिए है ये, डिस्क्रीट के लिए। और मैंने क्या बोला, कंटिन्यूस में तो कोई फार्मूला है नहीं, एक नींद और मान ले खत्म हो जाएगा लेक्चर। वेरी गुड, उठ क्यों गया।
नोट कर लो इसको। घर वालों ने पैसा इसलिए दिया कि जाओ मास्टर क्लास में सो, घर पे नींद पूरी नहीं होती। चलो, तो ये समझ में आया। अब सवाल करते हैं। क्या आता है, बिल्कुल एक सिंपल सा सवाल करेंगे, चाहिए होगा तो आप इसको फार्मूले की तरह भी याद रख सकते हो। दो पॉइंट मासेस हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस है d। कितना डिस्टेंस है? d। आपसे मैं पूछूं फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, हर जगह सवाल यही रहेगा। और चाहिए तो आप इसके पहले एक छोटा सा नोट पॉइंट बना के लिख लीजिए कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास changes, the coordinates of location of center of mass changes, but center of mass, but location of center of mass remains constant। एक मिनट, क्या लिखा? The coordinates of location of center of mass changes, but center of mass of the system, but center of mass of the system remain same। गड़बड़ा जाता है कभी कभी। तो अब ये सवाल है, M1 M2 है इन, हाँ अब ऐसा यार भूलवा दोगे, मैं फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, पता नहीं क्या बोल दिया ना, मुझे भी नहीं पता होता। तो M1 M2 इनके बीच का सेपरेशन कितना है? d। मुझे इनका सेंटर ऑफ मास चाहिए। अब मैं इनके सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए ना एक काम करूंगा। एक बार बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा कि हम फ्री हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं कोऑर्डिनेट्स। मान लो ये वाला पॉइंट है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास। और अगर मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान लूं तो ये बोल सकता हूं कि इससे ये x दूरी पर है तो इसका कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएगा और इसका कोऑर्डिनेट, अच्छा आपको दिख रहा है y से m 0 0 0 ही दिख रहे हैं। तो अगर M1 M2 का के पास y कोऑर्डिनेट नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के पास भी y कोऑर्डिनेट नहीं आएगा, तो खाली x कोऑर्डिनेट आएगा। तो मैं r वेक्टर लिखने से बढ़िया है ये लिख दूं। क्या फार्मूला होता है? M1 x1, अच्छा ये बताओ M1 कौन है? ये M1 ही है। x1 कितना है इसका कोऑर्डिनेट? M2 का कोऑर्डिनेट अपॉन M1 प्लस, तो क्या x में लिख सकता हूं अच्छा ये कहां से आया है? M1 को माने हो ना रेफरेंस पॉइंट, तो लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ है? M1 से M2D अपॉन M1 प्लस M2 पर। अगर मैं M2 से निकालना चाहूं तो क्या x की जो वैल्यू होगी, हाँ क्या वो ऐसा लिखा जाएगा d माइनस x या d माइनस x ना? तो d माइनस एक्स की वैल्यू है M2D अपॉन M1 प्लस, जरा देखो ये बनेगा M1D प्लस M2D माइनस M2D, तो क्या ये आ गया M1D अपॉन M1 प्लस M2। कुछ लोग इसको ट्रिक की तरह याद रखते हैं, अगर आपको मन करे तो आप भी याद रख लो। क्या याद रखना है? M2 मास सिस्टम में, सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट मासेस में अगर M1 से निकाल रहे हो
तो m2 मल्टीप्लाइड बाई सेपरेशन बिटवीन देम अपॉन सम ऑफ मासेस, और अगर m2 से निकाल रहे हो तो m1d, बाकी सब सेम है। m1 से निकालोगे तो दूसरा मास मल्टीप्लाई करना होगा, m2 से निकालोगे तो पहला मास। समझ में आया क्या? तो मतलब अगर आपने यहाँ से निकाल लिया है और आंसर में ये नहीं दिया है तो ये भी आंसर हो सकता है, इफ वो डिफाइन ही नहीं कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास है। क्या हुआ? पूछ ले, कोई नहीं, दिख नहीं रहा है? दिख तो रहा है ना? इतना धीरे बोलेगी मैं सुन ही नहीं पाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट ले लो, खुद सॉल्व करना है आपको। 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, इधर 1 kg, इधर 2 kg, इधर 3 kg। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आप ट्राई करते रहिए, मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। अब ये आपके ऊपर है, आप कितना अच्छा पढ़ना चाह रहे हैं। जैसा रिस्पॉन्ड आएगा वैसा आगे बढ़ेंगे हम लोग। सब सवाल एक ही है, मैं बार बार सवाल नहीं लिखूंगा। 5/10 1/2। आ गया क्या? सबको आ गया? अगर मैं यहाँ कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ, आवाज नहीं, तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ हाँ चलो आता है। ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये हाफ हो गया। तो यहाँ से मुझे अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो अपने कोऑर्डिनेट से कैसे जा रहा हूँ? पहले मैं राइट में जा रहा हूँ हाफ, तो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया हाफ, वाई कोऑर्डिनेट में इतना ऊपर जा रहा हूँ। अब ये लाइन कितनी होगी? तो जरा ये देखो, ये ट्रायंगल जिसको मैं अलग पेन से बना दिया अभी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये साइड हाफ है और ये हाइपोटेन्यूस है 1, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 1/1² 4 ना, 1/2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर मत लगाओ, इसको 1 ही लिखो। तो 4 1 जा 4, √3/2, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट आ गया √3/2। क्या इसके एक मास के पास y कोऑर्डिनेट भी आ गया क्या? अगर एक के पास y आ गया तो क्या लोग सेंटर ऑफ मास में x और y दोनों आने चाहिए? तो x और y दोनों आने चाहिए, तो पहले मैं x से m निकाल देता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? 1 × 0 m1x1, 2 × 1 मतलब m2x2, 3 × 1/2 मतलब m3x3, 1 + 2 + 3। तो x m क्या आया? 3/2 और 2 7/2, 7/12। सबको आया था? कितने लोगों को आया था 7/12? कितने लोग हाथ नहीं खड़ा किए भाई अभी? आप लोगों को नहीं आया था? वेरी गुड, ऑलमोस्ट पब्लिक को आ गई थी, 2-3 लोग हैं नहीं आए जिनको। तुम्हें आया? तो वो मैं कह समझूंगा आया कि नहीं आया। हाँ ठीक, चलो तब मैं आगे क्यों करूं, दूसरा वाला करूं कि लिख दूं खाली आंसर? तो दूसरे वाले में क्या आंसर आएगा देखो। तो दूसरे वाले में अगर मुझे आंसर लिखना है तो देखो, ये 1 और 2 तो 0 ही है। 3 × √3/2, 3 √3/12, √3/4। तो y से m कितना आ गया? सबको आया क्या? तो अब तुमसे पूछा क्या है? लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो लोकेशन होगा 7/12, √3/4। कोऑर्डिनेट ही लिख सकते हो ना खाली। सबको आ गया था? किसी को कोई दिक्कत? किसी तरह की दिक्कत तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अंदर वाले सुसु करने मत उठा कर,
उनको फिर निकालना पड़ता है अपने को बाहर। तैयारी के साथ आया करो घर से। यहाँ कोऑर्डिनेट लिखो, क्या आएगा 1,0 इसका? 1,1 0,1 तो एक्स में क्या है? अब उसी में बैठे रहो पकड़ के किदा। एक्स में क्या आएगा? देखो मैं डायरेक्ट लिखूं क्या? 102, ये 2 और 3 5 5 बाय 3 2 5 1 6। वाई में अगर लिखना हो तो ये दोनों हट गए, 3 + 4 7/10। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आया वो क्या है? 1/2, 7/10। मतलब अगर मुझे लोकेट करना हो तो मैं कहाँ बोलूंगा? जरा ध्यान से देखो, मैं ऐसे डायगोनल बना दूं तो आप सबको पता है ना कि सेंटर ये होता है, सेंटर वाला पॉइंट। यहाँ पहुंच रहे हो तो क्या वाई में भी हाफ चलते हो, एक्स में भी हाफ चलते हो? तो एक्स का कोऑर्डिनेट है कितना अपने पास? हाफ। तो एक्स पे हाफ चलोगे मतलब रहेगा तो इसी लाइन पे, लेकिन वाई में कितना चलना है? 0.7। तो क्या यहाँ कहीं पे इसका सेंटर ऑफ मास आएगा? क्या किस चीज का यहाँ पे कमाल दिखाना है तुम्हें? खाली कोऑर्डिनेट लिखना है। अगर आप कोऑर्डिनेट लिख पाते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा। किसी को भी दिक्कत है बिंदास बोलो, मैं दोबारा फिर से सॉल्व कर दूंगा पूरा पूरा। अभी सेम कराया क्या? चुप बैठ के कराऊंगा। मैं कुछ सोच के नहीं कराया था भाई, वो कराऊंगा। उसमें बहुत सवाल कराने बाकी है तो सेंटर पे आ जाएगा। अभी चुप बैठ बना के रखा है तो वो नहीं होते। ऐसे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, मूवी देख के पहले आ जाते हैं फिर तुम्हें पूरा स्पॉइलर देते हैं, ऐसा ऐसा हो जाएगा। सही बोल रहे हैं तू, लेकिन मुझे करा देते हो। कराऊंगा उसमें अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा, इसलिए अभी मैं उसको रोक के रखा हूँ। सब मेरा दिमाग में सेट है क्या क्या पढ़ाना है ना। अब पता चल गया ना। ये क्यूब है, यहाँ 1 kg और यही है 0,0,0। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई है और ये वाली लाइन। अबे ये हीट का क्वेश्चन लाइन होता ना मेरा डाउट वाला। मेरे को आ गया, मेरे को आंसर आ गया। किसका? ऐसा जो क्वेश्चन था ना ABCDEFG पूरा। हाँ इजी था। इजी था वो। एनाइसोट्रोपिक यूज करना। अरे अल्फा एक्स अल्फा वाई फिर अल्फा जेड अल्फा ऐसे ही आ रहा। अरे चुप बैठो। एक्सपांड होगा वहाँ एक्सपांड होगा। इस पॉइंट पे पहुंचना है तो क्या जिनको कोऑर्डिनेट ना आए पूछ लेना। यहाँ से यहाँ आने में 1,0,0 उसने भी सही कोऑर्डिनेट लिखा, लेकिन वो अलग तरीके से लिखी, तो अपना आंसर अलग रखना, मुझे दिखा देना बाद में। काट दिया क्या? हाँ, ये 1,0,0 2 पॉइंट पे। अब 3 पॉइंट पे आना है 3 kg पर, तो मैं क्या करूंगा? यहां से पहले आऊंगा 1, फिर z पे आऊंगा 1। इस पॉइंट पे x y पे नहीं चल रहा हूं, यहाँ पे 1। यहां पहुंचना है या पहले यहां पहुंच जाओ। 6 पे पहुंचोगे तो x में बिल्कुल नहीं चलोगे, y में 1 z में 0। यहाँ पहुंचोगे x में बिल्कुल नहीं, y में 1 और z में 1। यहाँ जाने के लिए x में 1, y में 1, z में 0, और यहाँ आने के लिए तीनों पे 1। सही है। और सब लोग समझो, अगर कुछ नहीं दिया है कि रेफरेंस पॉइंट कहाँ मानना है, तो अगर एक्स वाई जेड एक्सिस बना दिया ना, तो तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही ओरिजिन होता है, तो यही ओरिजिन रहेगा। बस अब तुम इसको दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका तो है एक्स सीएम, वाई सीएम और जेड सीएम लिखो। मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे ना ये ज़्यादा, क्योंकि उसमें 3 स्टेप करना होगा और ये एक स्टेप में हो जाएगा। वेक्टर आर सीएम लिखोगे तो 1 into 0 कोई मतलब ही नहीं है,
2 वाले को क्या लिखोगे, 2 इंटू 1 आई कैप, सही है ना। 3 वाला क्या लिखोगे, 3 इंटू आई कैप प्लस जे कैप, सॉरी प्लस के कैप, 4 इंटू जे कैप, हाँ वो देखते रहना, आई जे के आपको आता है ना। प्लस 5 इंटू जे प्लस के 6 जे 7 आई प्लस जे 8 और नीचे हो जाएगा 8 इंटू 9 बाई 2, 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ना। कर लेना, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 लिख के जोड़ लेना, वही आएगा। अब आर सी एम अगर लिखोगे तो आई कैप यहाँ पे 2 3 5 7 और 5 12 और 8 20, तो 20 आई कैप अगर आपने एक्स एम किया होगा तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट 20 आया होगा। जे कैप में देखो तो कहाँ, यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, 5 और 6 11 और 7 18, 18 और 8 26, वाई कोऑर्डिनेट आपको 26 आया होगा। हालांकि इतना नहीं आया होगा, 20 बाई 36 आया होगा एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट आया होगा 26 बाई 36। और के में देखो तो 3k 4k 7, 7 और 5 12, 12 और 8 टू द होल अपॉन 36। तो अब तुम्हें अगर कोऑर्डिनेट लिखना है तो लोकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट 20 बाई 36 माइनस अपॉन कॉमा 26 अपॉन 36, 20 अपॉन 36। अब तुम्हें चाहिए तो देखो ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 5 बाई 9 आ जाएगा, ये 13 बाई 18, दिस इज द कोऑर्डिनेट। कितने लोग सही थे, वेरी गुड। अगर आपको आई जे के लिखना आता है तो क्या ये सवाल एक लाइन में हो गया। आप एक्स सी एम वाई सी एम जेड सी एम भी कर सकते हैं। अगर आपको आई जे के में जरा भी कंफ्यूजन है तो एक्स वाई जेड सी एम से करिए, यही आंसर आएगा, बस आपको 3 स्टेप लिखना पड़ेगा। ठीक है क्या, क्या इस तरह के सवाल हो जाएंगे पक्का। ये चिंदी टाइप के क्वेश्चन है, खाली कोऑर्डिनेट लिखना आना चाहिए ना, ये तो फिर मैथ्स का सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं, जल्दी लिख लो जिनको नहीं आया था। बेटा आपको आ गया आपके हिसाब से, अभी दिखा देना मुझे। कौन याद कराएगा मुझे, सीक्वेंस टूट जाएगा, रिदम टूट जाता है। अभी एक अगला लेक्चर है ना, हाँ, नहीं आज मत आओ मलाड में, डाउट सेशन है ना परसों मेरा। डाउट सेशन नहीं होगा तो भी अगला लेक्चर जो मेरा था, 3 लेक्चर होते हैं मेरे वीक में ना, तो जो लेक्चर मेरा है अगले लेक्चर मुझे याद कराना। मॉड्यूल तो मैं अलग से नहीं लूँगा, आते ही मुझे तुम्हें याद कराना है, क्योंकि मुझे नहीं पता होता मैं क्या कराने वाला हूँ। तुम करा दोगे तो मैं करा दूंगा डाउट, लेकिन बीच में कराने में फिर पूरा रिदम टूट जाएगा मेरा। ए गधों, अरे वाह बोल भी रहे हो। अपने ऊपर तो आपको कोई डाउट ही नहीं है ना। अच्छा ये चुप, बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा और सॉल्व करके निकालना है। अगर इसको, क्योंकि आगे चलना है अपने को, ध्यान से देखो, इससे कुछ हम निकालने वाले रिजल्ट ये हो जाएगा 1,0। अभी किया था वही कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यही कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब अगर मैं एक्स एम लिखूं बच्चों तो क्या ये आएगा, m इंटू 0 प्लस m इंटू ए प्लस m इंटू ए बाई 2 अपॉन 3m। क्या m m m मर जाएंगे, क्या ये लिखा जाएगा 3a प्लस a बाई 2, 3a बाई 2 ना, मतलब a बाई 2
3 3 कैंसिल हो गया ना। तो सेंटर ऑफ मास एक्स पे कहाँ आ रहा है, a बाई 2 पे, एग्जैक्टली हाफ पे। अगर मैं y से m निकालू यहाँ पर, तो m इंटू 0 प्लस m इंटू 0 प्लस √3m a बाई 2 अपॉन 3m। ये √3 जो है, ये m और m कैंसिल हो गया, ये √3 बन गया नीचे। क्या y से m आ गया a बाई 2 √3? सर मैंने वही लिखा है बट मैंने √3 नीचे नहीं लिया बस। हाँ, तब ठीक है। अब इधर देखो, जानवरों की चमच चबाया जा रहा है, जब से बैठा है थूक क्या? हाँ, इधर देखो। तो अब a बाई 2 अपना, अगर ध्यान से तुम्हें थोड़ी बहुत भी ट्राइंगल की सिमेट्री पता है, तो यहां से ये वाली जो लाइन होती है ना, दिस इज a बाई 2 √3, और ये वाली लाइन होती है a बाई √3, बराबर है ना। ये लाइन है a बाई √3 और ये होता है a बाई 2 √3, तभी तो 2:1 में बढ़ता है ना ये ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये जो पॉइंट है इसको G बोलते हैं। G पॉइंट इज योर सेंट्रोइड। क्या होता है ये? तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? सेंट्रोइड पे। अच्छा, अगर मैं इसमें लिखूं तो ये a,0, अच्छा पेन चेंज करता हूं, और ये हो जाएगा a,a। अभी आपने किया था, यहां x से m लिखो तो m0 ma m0 अपॉन 4m। क्या 2ma बाई 4 आ गया ये, मतलब a बाई 2 मतलब x में यहां कहीं। जरा y से m निकालो, m0 ma बाई 4m, यही आ रहा है। क्या y से m भी a बाई 2 आ गया, मतलब यहां कहीं पे आएगा। और जरा ध्यान से देखो तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये a बाई 2 है, ये सेंटर ऑफ सर्कल स्क्वायर है। क्या है ये? मैंने ऐसा क्या किया कि ये सेंटर पे आ गया, खाली एक ही काम किया कि चारों कॉर्नर्स पे जो मासेस थे वो इक्वल रख दिया। जब तक अनइक्वल मासेस थे, बस मस्ती मत करो क्योंकि अब अच्छे सवाल आएंगे, जब तक अनइक्वल मासेस थे अलग अलग हुआ। जैसे मैंने कॉर्नर्स पे इक्वल मास रख दिया, इसका मतलब सिस्टम को सिमेट्रिक बना दिया। क्या बना दिया? सिमेट्रिक। जैसे ही सिस्टम को सिमेट्रिक बनाया, क्या सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आ गया? तो ये दोनों एक एग्जांपल लिख सकते हो कि अबव क्वेश्चंस जस्टिफाइज दैट। हाँ, ये क्वेश्चन लिख लेना, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो लिख लो। अबव क्वेश्चन जस्टिफाइज दैट center of mass of the symmetric systems, center of mass of the symmetric systems lies at the geometrical center of the system, lies at the geometrical center of the system. Geometrical center of the system. तो कभी भी अगर आपको सिमेट्रिक सिस्टम मिल जाए, नो मैटर वेदर इट इज डिस्क्रीट सिस्टम और कंटिन्यूअस सिस्टम, इन ऑल केसेस इफ सिस्टम इज सिमेट्रिक, सेंटर ऑफ मास विल बी एट इट्स ज्योमेट्रिकल सेंटर। दैट इज वाई आप रॉड का सेंटर ऑफ मास, अगर आपने WPE में चेन प्रॉब्लम किया होगा, और चेन वाले क्वेश्चन होते हैं, सेमी सर्कुलर रिंग में चेन गिर रहा होता है, टेबल से चेन गिर रहा होता है, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेते हैं, पोटेंशियल पूछते हैं, आप dx लेते हो, उस केस में आप रॉड के लिए बोलते हो सेंटर ऑफ मास L/2 पे आ गया, क्योंकि वो सिमेट्रिक सिस्टम है। यूनिफॉर्म बोलते हैं ना कि अ चेन ऑफ मास m एंड लेंथ L इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्म आ गया मतलब सिमेट्रिक हो गया। तो कोई भी सिमेट्रिक सिस्टम होगा तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आने वाला है? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। क्या मेरी बात याद रहेगी सबको? पक्का याद रहेगी? आगे बढ़ू?
ये कोई नोट कर रहा है क्या? ईमान में छोटा शर्ट पहन के आ गया क्या? तो कल घर शिफ्टिंग किया ना, तो सुबह मुझे कपड़े ही नहीं मिल रहे थे मेरे। हाँ, वो जहाँ औरतों का हाथ लग जाता है वो चीज़ मिलती नहीं है ना। हाँ, तो अच्छे से ही रखी होगी कहीं, लेकिन मेरी आंखें थोड़ी ख़राब थी, बटन लग गई थी आंखों में, मुझे दिखा नहीं। तभी तो और नहीं दिखता ना। सुबह 2 ही आँख से देखा था, ये दोनों भी नहीं मिल रही थी, तो कुछ दिखा नहीं। ये दिखा, ये मैं 1.5-2 साल के बाद पहन रहा हूँ। ये दाग लग गया था, पहनना बंद कर दिया था, तो अभी मोटा हो गया। उसके बाद 2 शर्ट दिखे, दूसरा वाला पहना तो वो तो पहन आ ही नहीं रहा था। फिर जो मिला पहना और भागा, तब भी 7:35 हो गया घर से निकलते निकलते। चलिए, वो बॉक्स में रखा रहता है, तो वो निकाल के कहीं रखी होगी, लेकिन कहाँ रखी मुझे भी नहीं पता। मेरा बच्चा गाँव गया है, अकेले निकल गया, मतलब मेरे भाई के साथ। चलो 1 2 आगे बढ़े। बहुत सही, कितने अच्छे गधे हैं हमारे, बोलते भी हाँ सर। आ जाओ, आवाज बंद। ये एक एल जैसा दिखने वाला ऑब्जेक्ट है, एल शेप्ड लैमिना। इसका मास है 3 kg। यह आपको ओरिजिन दिया है, ये 2 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 1 मीटर। आपको बताना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। फाइंड द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। हाँ, टोटल मास है 3 kg। अब अभी जो आपने पढ़ा, इससे आप दिमाग लगा सकते हो। टोटल मास 3 kg, ये 13 kg नहीं है। हाँ गुरु, ये यहाँ मेंटली कैलकुलेट मत करो, मेंटल लोग करते हैं ये। हाँ, टोटल ही है पूरे, तो लो, वही तो ढूंढना है, वही तो दिमाग लगाना है। सेंटर ऑफ मास ढूंढना है। क्या एक मैं करा के दिखाऊं क्या? हाँ, ट्राई करो। ये जेई मेंस का सवाल है, वो वाला एल वाला, और ये टी तो मैंने अपने मन से बना दिया। ABCD आती है तो सही जवाब है। मैं ABCD भी नहीं आती ऐसा बोल दूंगा तुम्हारे पेटीएम में। ये टी है ना, वो एल है, तो टी और एल दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बता दो। नहीं दिया है, वेरी गुड। 5/6, 5/6। ये देखो एल जैसा दिख रहा है ना, ये मैं थोड़ा दिमाग लगाऊं तो ये ऐसा हो जाएगा। एक डॉटेड लाइन ऐसा बना दूं, एक डॉटेड लाइन ऐसा बना दूं। अब चूंकि तुम्हें 3 kg बोला है, तीनों तुम्हें एक जैसे स्क्वायर दिख रहे हैं। अगर तीनों एक जैसे स्क्वायर दिख रहे हैं तो 1 kg इसको मिल जाएगा, 1 kg इसको मिल जाएगा, 1 kg इसको मिल जाएगा। अब ये 1 kg जो प्लेट है, ये 1 kg इस वाले स्क्वायर को देखो, तो इस स्क्वायर, ये स्क्वायर क्या 1 kg सिमेट्रिक सिस्टम में है? 1 kg इस पूरे प्लेट पर बटा है ना। तो हमने क्या बोला, फॉर सिमेट्रिक सिस्टम सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ कहीं आएगा, मतलब ये पूरा 1 kg क्या इस पॉइंट पे मान सकता हूँ,
मतलब इस पूरी बॉडी का मास क्या इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, तो क्या ये एक पॉइंट मास जैसा काम कर सकता है? तो दिस पॉइंट इज एक्टिंग एज अ पॉइंट मास। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहाँ आ जाएगा। क्या यहाँ 1 kg? हाँ बोलो। क्या इस पूरे पॉइंट का यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया? क्या 1 kg? अब पूरी बॉडी को भूल जाओ, क्या 3 पॉइंट मास जैसे बन गए क्या ये? अगर तीनों का कोऑर्डिनेट लिख गया तो मेरा काम बन गया क्या? आइए C1 का कोऑर्डिनेट देखते हैं। C1 जाने के लिए क्या मुझे इतना इधर आना पड़ेगा, और ये यहाँ तक तो 1 मीटर है, तो क्या ये इतना 1/2 हो गया? तो क्या इसका कोऑर्डिनेट आ गया 1/2 कॉमा यहाँ से यहाँ तक 1 और ये वाला फिर से हाफ, तो 1/2 कॉमा 3/2। इसका कोऑर्डिनेट लिखोगे तो x में तो 1/2 जा रहे हो, लेकिन क्या y में भी 1/2 ही जा रहे हो? इसके कोऑर्डिनेट में x जाना है तो 1 प्लस इतना और जा रहे हो आधा, तो दिस इज 3/2 कॉमा 1/2। क्या 3 ब्लॉक के 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए? बस अब x और y दोनों लिख देना है। तो x क्या आ जाएगा? 1 into हाफ प्लस 1 into हाफ प्लस 1 into 3/2 अपॉन टोटल मास। ये हमारे सिमेट्रिक सिस्टम वाले का कांड है। भाई साहब समझ में आया क्यों यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं? ठीक, उसके बाद हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे, आपको सिमेट्री समझ में आती है। मतलब नो मैटर वेदर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड और डिस्क्रीट, मतलब वेदर इट इज कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट, इन बोथ केसेस इफ इट इज सिमेट्रिक सेंटर ऑफ मास लाइज एट ज्योमेट्रिकल सेंटर। और उस पूरे ज्योमेट्रिकल सेंटर पे उसको मान करके मतलब किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास को एक पॉइंट मास की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। बोलो इससे अच्छा हम ईच मास को 1/2 kg भी कैसे? अगर 6 पॉइंट है 3 kg टोटल है तो ईच मास में 1/2। नहीं नहीं नहीं, लैमिना है वो, कॉर्नर पे मास नहीं रखना है। लैमिना मतलब प्लेट, थाली है, थाली का मास अगर 50 ग्राम है तो थाली के बीच में भी है, अगर वो कॉर्नर पे मान लिया तो थाली होल हो जाएगी, खाना रखोगे कहाँ? सही बात है ना? तो लैमिना मतलब पूरे प्लेट पर मास बटा है, तो वो मत करना। अगर आपने वो किया होगा तो आपका लॉजिक गलत है। तो एक सीएम क्या आया? 1/2 1/2 और ये 3/2 5/2 5/2 3 जा 6। y सीएम क्या? 1 into 3/2 प्लस 1 into 1/2 प्लस 1 into 1/2। अरे यार वही चीज तो है यहाँ पर भी, बस आगे पीछे हो गया है। तो 5/6 5/6 मतलब 0.8 के आसपास आ रहा है x में और 0.8 के आसपास y में, और ये 0.5 है, मतलब यहाँ कहीं और यहाँ ये कहीं पे सेंटर ऑफ मास आएगा पूरे लेमिना का। हाँ मास नहीं है तो डेंसिटी क्या होती है? व्हाट इज डेंसिटी? व्हाट इज डेंसिटी? क्या होती है डेंसिटी? आधे लोगों की आवाज ही नहीं आ रही, पता नहीं है क्या क्या होती है डेंसिटी? क्या आप सही बता रहे हैं? नहीं। अब मुझे वो बताना पड़ेगा। हाँ कौन बोला ये? हाँ तो पूरा बोलो। हाँ हाँ, मतलब डेंसिटी जो है किसी भी बॉडी की वो हमें बताती है कि हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, हाउ द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डेंसिटी 3 तरह की होती है। एक होती है लीनियर डेंसिटी जिसको लैम्डा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर लेंथ के क्रॉस मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अल्टीमेटली वॉल्यूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि सारी बॉडी को अगर तुम बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू में देखोगे तो सब 3D ऑब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर मैंने एक थिन रॉड ले लिया, मैं बोल रहा हूं थिन रॉड, इसका मतलब आई एम नेग्लेक्टिंग द रेडियस। रॉड मतलब सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। अगर मैं उसमें r को 0 के बहुत क्लोज लेके चला जाऊं तो वॉल्यूम आने का कोई चांस नहीं है। तो थिन रॉड, चेन, रिंग। रिंग कैसे? एक रिंग है, तुम कड़ा इमेजिन करो, उसका मास m मानो और मैं बीच से काट के सीधा कर दूं तो क्या वो एक थिन रॉड ही बन जाएगा? तो थिन रॉड, रिंग,
शेल, चेन, ये सब में लेंथ के क्रॉस ही मास बटा होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लैम्डा। लीनियर मैं करवा देता हूं पहले वही, ये क्वेश्चन करने के पहले वो वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ये लिख लिया क्या? कोई लिख रहा है? ये क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, इसमें मैं कॉन्सेप्ट करा के फिर ये क्वेश्चन पे आता हूँ। लेंथ ही देते हैं ना, दिया है ना? कौन सा लेंथ नहीं दिया? अच्छा ये नहीं दिया क्या? नहीं दिया ना, तभी तो हमें वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख लेना पहले, ये वाला लिख ले क्या? एल शेप लैमिना जो था वो हो गया सॉल्व। आइए पहले लैमिना हो गया, तो हम पहले वो डेंसिटी समझ लेते हैं, फिर हम फिर से उसी स्लाइड पे वापस आएंगे। देखो डेंसिटी क्या होता है, tells about the distribution of mass। तो डेंसिटी अपने को बताता है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, और ये 3 तरह का होता है। देखो कोई भी बॉडी है, या तो 1D हो सकती है, या तो 2D हो सकती है, या तो 3D हो सकती है। तो डेंसिटी के हिसाब से आप ये पता कर सकते हो कि बॉडी 1D है, 2D है, या फिर 3D है। बराबर? तू नहीं बोलती? बोलना होता है हाँ नहीं। अरे ऐसे मत बैठो, ऐसे ऐसे नहीं, सब सीधा बैठो, सीधा। ऐसे बहुत विपत्ति में बैठे हो, कोई टेंशन आ गया हो, पढ़ा लो, पढ़ाओ, पढ़ तो रहे। हाथ नीचे, हाँ ऐसे। आदत हो गई क्या? बिना सहारे के नहीं बैठ पाओगे। तो 3 तरह से मास बटे होते हैं। आज अपना एक हाथ तोड़ देंगे क्या आप? पहला होता है लीनियर डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी होती है? यहां क्या है? अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मास का ही नहीं होता, ये चार्ज के लिए भी काम करता है। अभी जो पढ़ रहे हो ना, दीज आर द स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो तुम्हें पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल करने मिल सकता है कहीं पर भी। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को भूलो मत। डेंसिटी मास के बारे में बताता है, या फिर अगर जब इलेक्ट्रो पढ़ोगे तो चार्ज के बारे में भी बताएगा। इसमें पहला होता है लीनियर डेंसिटी। ये होता है मास और चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब होता है कि ये पहला पार्ट बता रहा है कि जो मास है या चार्ज है वो लेंथ के अक्रॉस बटा हुआ है। किसके अक्रॉस? इसको कहाँ कहाँ, अगर मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, लैम्डा की वैल्यू होती है टोटल मास अपॉन लेंथ, और चार्ज के टर्म में जाओगे तो Q/L। कहाँ यूज करते हैं? थिन रॉड के लिए, थिन रॉड, चेन, थिन रिंग, मतलब थिन जिसमें लग गया है और लेंथ हो गया, मतलब जो भी वॉल्यूम वाले पार्ट है उनका रेडियस अगर 0 कर दिया तो वो थिन हो जाते हैं। इस जगह पे हम किसको यूज करते हैं? लैम्डा को। कई सारी बुक में ऐसे ये म्यू से दिखाता है। अगर आपने यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ा होगा तो वहां एक क्वेश्चन किया होगा, स्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ वेव, टेंशन एंड मास डेंसिटी v इज इक्वल टू √T/μ प्रूफ करने आया होगा। ये क्वेश्चन में है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। ये यहाँ पे जो म्यू है ना, ये लीनियर मास डेंसिटी ही है। तो कई सारी बुक उसको म्यू भी मानती है, मैं लैम्डा मान के चलूंगा, लेकिन कहीं म्यू दिया हो तो आपको पता होना चाहिए। तो ये दूसरा कौन है? दूसरे को बोलते हैं सरफेस डेंसिटी, या इसको एरियल डेंसिटी भी बोला जाता है। ये क्या होता है? मास या फिर चार्ज
पर यूनिट एरिया सिग्मा की वैल्यू होती है m/a या फिर इसी को बोलते हैं q/a। ठीक है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? डिस्क या प्लेट्स। प्लेट्स मतलब लैमिनास, जो भी टी शेप्ड लैमिना पढ़ रहे हो उसमें क्या यूज करना पड़ेगा? अगर मास नहीं दिया होगा तो सिग्मा। डिस्क हो गया, प्लेट्स हो गया, हॉलो स्फीयर मतलब 3D को जो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हॉलो वाला पार्ट, एंड ऑल 2D ऑब्जेक्ट्स जिसमें मास एरिया के अक्रॉस बढ़ा हो। तो 3D का भी अगर हॉलो कर दोगे तो 2D हो जाएगा ना। वो 3D का हॉलो क्या होता है? 2D। तीसरा है वॉल्यूम डेंसिटी, जो आप जानते हो और जब आपसे कोई पूछता है तो आप मुंह उठा के यही बता देते हो। हाँ, मास या फिर चार्ज पर यूनिट, इसको रो से दिखाते हैं m/v या फिर q/v। इसको कहाँ यूज करते हैं? अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। क्यूब है, क्यूबॉइड है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड कोन है। मेंसुरेशन में जो भी पढ़े हो मेंसुरेशन में वो सब आ जाएंगे, नोट करो। ये लिख लो, सुनो ये लिख लो। अब वो जो टी बनाया था ना उसमें मास नहीं दिया है ना, तो आपको मानना पड़ेगा। पहले क्या करोगे? वो बीच में जो ऐसे कटी हुई लाइन दिख रही है ना उसको ब्लॉक कर दो, तो एक रेक्टेंगल ऊपर दिख जाएगा, एक रेक्टेंगल नीचे दिख जाएगा। दोनों पूरा रेक्टेंगल आपस में अलग अलग दो रेक्टेंगल बन गए, दोनों इंडिविजुअल रेक्टेंगल सिमेट्रिक हैं। दोनों इंडिविजुअल रेक्टेंगल, सुन लो, दोनों इंडिविजुअल रेक्टेंगल जो है सिमेट्रिक हैं। अगर दोनों सिमेट्रिक हैं, दोनों का अलग अलग मास लिखना है तो मान लो लेट सिग्मा इज द मास पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मास कितना हो गया? सिग्मा। ऊपर वाले रेक्टेंगल की ये लेंथ कितनी है? 2 मीटर। ये कितना है? 8 मीटर। तो सिग्मा इनटू दैट एरिया कर दोगे, ऊपर का मास मिल गया, नीचे का भी ऐसे मास निकाल लो, यही फॉर्मूला लगा दो। करना घर पे। और एक सवाल और दे रहा हूं, अगले लेक्चर में पूछूंगा।